नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 24 मई 2025 है और हम आज की कुछ अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये चर्चा अहम हो सकती है। ये भाग 1 है और हाँ, कुछ विषय शायद हमने पहले छुए हों तो वो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी एनसीपीओआर से। सुना है गोवा में इनके कैंपस में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन हुआ है। ये क्या है? हाँ बिल्कुल। एनसीपीओआर, जिसे देखिए पहले नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च कहते थे, एनसीएओआर, ये 1998 में बना था और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत एक ऑटोनमस यानी स्वायत्त संस्था है। अच्छा। हेडक्वार्टर इसका गोवा में ही है, वास्को डी गामा में। और ये नई बिल्डिंग सागर भवन और पोलर भवन, इनका क्या खास महत्व है? देखिए, एनसीपीओआर भारत के जितने भी पोलर मिशंस हैं, अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर, यहाँ तक कि हिमालय में भी, उन सब की प्लानिंग और उनको करने की मतलब एग्जीक्यूट करने की नोडल एजेंसी है। ओह, तो ये सब संभालते हैं। जी। इसके अलावा जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, उसकी मैपिंग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सर्वे और जो बड़ा महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन है, वो सब भी एनसीपीओआर के ही जिम्मे है। भारत के रिसर्च स्टेशंस है ना, अंटार्कटिका में मैत्री, भारती, हाँ, सुना है। आर्कटिक में हिमाद्री और हिमालय में हिमांश, ये सब इसी के अंडर आते हैं। समझ गई। और ये जो नए भवन बने हैं, पोलर भवन और सागर भवन, इनमें बहुत ही एडवांस लैब्स होंगी और भारत का पहला पोलर और ओशन म्यूजियम भी यहीं होगा। वाह, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, रिसर्च के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, समुद्रों से ही जुड़ी एक और अहम बात, चागोस द्वीप समूह की। यहाँ क्या ताजा अपडेट है? हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। भारत ने ब्रिटेन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें वो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप रहा है। इसमें वो डियोगो गार्सिया वाला द्वीप भी शामिल है। डिएगो गार्सिया, हाँ, ये तो मध्य हिंद महासागर में है और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। 1965 से ये ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी रहा है और डियोगो गार्सिया पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी मिलिट्री बेस है। लेकिन इसका इतिहास काफी विवादित भी रहा है, खासकर वहां के लोगों के साथ जो हुआ। सही कहा। वहां के जो मूल निवासी थे, चागोसियन, उन्हें 1966 के बाद ब्रिटेन ने जबरदस्ती मॉरिशस भेज दिया था। जबरदस्ती क्यों? ताकि उस इलाके को ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र माने BOIT बनाया जा सके और अमेरिका के साथ मिलिट्री बेस का अग्रीमेंट हो सके। ओह। मॉरिशस, जो खुद 1968 में आजाद हुआ, वो तब से लगातार इस पर अपना दावा कर रहा था। मामला 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ तक भी गया था और ICJ ने भी ब्रिटेन के अधिकार को सही नहीं माना था। तो ये एक तरह से देर से आया सही फैसला है मॉरिशस के हक में। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी SRI फंड स्कीम की बात हो रही है। जी। हाल ही में आंकड़े आए हैं कि इस स्कीम ने मार्च 2025 तक करीब 577 MSMEs में, मतलब छोटे और मझोले उद्यमों में, लगभग 10,979 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 10,979 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। ये स्कीम है क्या असल में? ये एक बड़ी योजना है। कुल फंड इसका 50,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है और बाकी 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड से आने हैं। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा है? मकसद है उन MSMEs को इक्विटी फंडिंग देना जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब जिनमें आगे बढ़ने की अच्छी संभावना दिखती है। इक्विटी फंडिंग यानी हिस्सेदारी के बदले पैसा। हाँ बिल्कुल, ये मदर फंड और डॉटर फंड स्ट्रक्चर पर काम करता है। मतलब सरकार एक बड़े फंड में पैसा डालती है, वो फंड फिर छोटे स्पेशलाइज्ड फंड्स में निवेश करता है और वो छोटे फंड्स फिर सीधे MSMEs को चुनकर उनमें पैसा लगाते हैं। समझ गई, एक तरह का चेन सिस्टम है। हाँ, और इसे लागू करने वाली एजेंसी है NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड यानी NVCFL। लक्ष्य यही है कि MSMEs को बढ़ाया जाए, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये तो बहुत जरूरी पहल है MSMEs के लिए। अच्छा, एक और सरकारी योजना है PM E-Drive स्कीम। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी है। जी। इस योजना के तहत देश भर में 72,000 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
ये असल में 2024 से 2026 तक चलने वाली एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका कुल बजट 10,900 करोड़ रुपए है। तो फोकस सिर्फ चार्जिंग स्टेशन बनाने पर है? नहीं, फोकस दोहरा है। एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और दूसरा है डिमांड को बढ़ाना। मतलब लोगों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे ई वाउचर वगैरह देकर। अच्छा, दोनों तरफ से काम हो रहा है। हाँ, और इसमें सिर्फ कारें नहीं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसें, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि ट्रक भी शामिल हैं। ऐसी भी बात चल रही है कि भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को शायद नोडल एजेंसी बनाया जाए चार्जिंग इंफ्रा के लिए, डिमांड जुटाने और एक यूनिफाइड ईवी सुपर ऐप बनाने के लिए। ये सब मिलकर शायद ईवी अपनाने की रफ्तार तेज करेंगे। उम्मीद तो यही है। चलिए, अब अंत में इतिहास की ओर चलते हैं। किशाडी उत्खनन, ये नाम आजकल चर्चा में है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, किशाडी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वहां खुदाई का नेतृत्व करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामकृष्ण को अपनी रिपोर्ट में कुछ बदलाव करके फिर से जमा करने को कहा है। किशाडी ये तमिलनाडु में मदुरई के पास वैगई नदी के किनारे मिली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहरी बस्ती है, संगम काल की। संगम काल की मतलब कितनी पुरानी? लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी के बीच का समय माना जाता है इसका। 5वीं सदी ईसा पूर्व? ये तो बहुत पुरानी बात हुई। इसका क्या महत्व है खास? महत्व बहुत ज्यादा है। ये खुदाई एक ऐसे समाज की तस्वीर सामने लाती है जो शहरी था, पढ़ा लिखा था, साक्षर था उस जमाने में। हाँ, और दस्तकारी मतलब क्राफ्ट्स में माहिर था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिण भारत में शहरीकरण की शुरुआत दिखाता है और शायद ये उत्तर भारतीय प्रभावों से स्वतंत्र रूप से हुआ हो। ये तो इतिहास की हमारी समझ को बदल सकता है। बिल्कुल। तमिलनाडु में आदि चन्नलूर के बाद इसे सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में गिना जा रहा है। जो संगम साहित्य है ना, जैसे तोलकाप्यम, हाँ, वो इसी दौर के बारे में हमें बताता है। कमाल है। किशाडी पर नजर रखनी होगी। तो ये थी 24 मई 2025 भाग 1 की कुछ मुख्य सुर्खियां जिनका हमने विश्लेषण किया। NCPOR की नई सुविधाओं से लेकर चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता, SRI फंड और PM E-ड्राइव जैसी योजनाओं से लेकर किशाडी के ऐतिहासिक महत्व तक। हाँ, और आज की बातचीत से एक सवाल मन में आता है कि कैसे हमारे अतीत की ये खोजें जैसे किशाडी और वर्तमान की भूराजनीति जैसे चागोस मुद्दा और भविष्य की तकनीक जैसे ईवीज, ये सब कैसे एक साथ मिलके भारत की पहचान और उसके विकास की कहानी लिख रहे हैं। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।